मेहता परिवार में सुनीता अपने बेटे कुशल, बहू सुधा, अपनी बेटी नेहा के साथ रहा करती थी। नेहा घर में छोटी थी, इसलिए अपने भाई कुशल और माँ की बहुत लाडली थी। एक दिन सुनीता नेहा के कमरे में जाती है और उसे कहती है, बेटा उठ जा, देख सुबह हो गई है। अगर ऐसे ससुराल में सोकर उठेगी ना तो सासू माँ तुझे डांट लगा देगी। क्या माँ, आप भी ना। अगर मेरी सास ने कुछ भी कहा तो मैं भाग कर आपके पास आ जाया करूंगी। अरे लेकिन बेटा मैं कब तक रहूंगी तुझे संभालने के लिए? हैं? तुझे खुद ही समझदार होना होगा ना। आप कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़ के? और क्यों होना है समझदार? अरे मैं नहीं, तू जाएगी अपने ससुराल। और चल बातें कम बना, उठ नाश्ता कर ले। ऐसा कहकर सुनीता बाहर नाश्ते के लिए चली जाती है और थोड़ी देर में ही वहां नेहा भी आ जाती है। भाभी क्या बनाया आज नाश्ते में? बहुत भूख लग रही है। उठ गई मेरी लाडली बहन, चल बैठ, तेरी भाभी तेरा नाश्ता निकाल रही है। हाँ जी, बस 2 मिनट। हाँ, नेहा का नाश्ता अभी निकाल रही हूँ। पहले आपका लंच पैक कर दूँ? आपको ऑफिस के लिए देर हो रही है ना? अरे नहीं नहीं, मेरा लंच बाद में पैक करना, पहले मेरी बहन को कुछ खाने के लिए दे दे। नहीं भाभी, पहले आप भैया को ही दे दो। मैं तो वैसे भी अभी अभी सोकर उठी हूँ और मुझे कहाँ जाना है। सुधा कुशल को लंच पैक करके देती है और कुशल ऑफिस के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद सुधा नेहा के लिए नाश्ता लेकर आती है, जिसे देखकर नेहा कहती है, भाभी ये क्या है? आपको पता है ना मैं ये सब नहीं खाती हूँ, फिर भी आपने लौकी बना दी। मुझे नहीं खाना। बहू तुझे पता तो है, फिर भी तूने लौकी बना दी। अरे तुझसे कितनी बार कहा है कि नेहा के लिए ऐसा मत बनाया कर। माँ जी मैं भी क्या करती, कल सारी सब्जियां खत्म हो गई थी और रात ज्यादा हो गई थी, इसलिए मैंने आपको कहा नहीं। लौकी रखी थी तो वही बना दी। अच्छा ठीक है बहू, एक काम कर, पोहा रखा है ना वो बना दो नेहा के लिए। मम्मा, तुम्हें मेरी पसंद का कितना मालूम है। आप ना दुनिया की बेस्ट माँ हो। चल अब ज्यादा मक्खन मत लगा। ऐसे सुनीता का परिवार हंसी खुशी रहा करता था। एक दिन अचानक नेहा की तबीयत खराब हो जाती है। क्या हो गया मेरी बेटी को? ऐसे तबीयत कैसे खराब कर ली तुमने? पता नहीं माँ, अचानक ही ठंड लगने लगी मुझे। हाँ, क्योंकि तुझे बुखार हो गया है। चल अभी के अभी डॉक्टर के पास जाते हैं। माँ जी उनको आ जाने दो, आप अकेली कहाँ लेकर जाओगी? कुशल को आने में वक्त लगेगा, तब तक क्या नेहा ऐसे ही बुखार में पड़ी रहेगी? अरे बहू कुछ तो सोच कर बोला कर। माँ जी आप चिंता मत करो, मैंने उन्हें पहले ही फोन करके बता दिया है, वो आते ही होंगे। कुछ ही देर में कुशल डॉक्टर को लेकर घर आता है। माँ छोटी बीमार कैसे पड़ गई और आपको पता नहीं चला? अरे बेटा मुझे भी अभी पता चला है, जब ये अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली पूरा दिन। आप परेशान ना होइए, डॉक्टर आ गए हैं ना, अब नेहा जल्दी से ठीक हो जाएगी। अरे ऐसे कैसे परेशान ना हो? अच्छा ये बताओ, तुम कहाँ थी जो नेहा को इतना तेज बुखार हुआ और तुम्हें पता तक नहीं चला? भैया, भैया आप शांत हो जाओ, मैं ठीक हूँ। भाभी को कैसे मालूम होता? वो तो पूरा दिन घर के कामों में लगी हुई थी। गलती मेरी है, मैंने आप सभी को बताया नहीं। डॉक्टर नेहा का चेकअप करते हैं और कहते हैं, अभी तो मैंने दवाई दे दी है, बुखार उतर जाएगा, लेकिन अगर रात में दोबारा चढ़ने लगे तो ठंडे पानी की पट्टियां माथे पे रखना, बुखार उतर जाएगा। और आप लोग चिंता न करो, ये कुछ दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं और नेहा दवाई खाकर सो जाती है। रात का वक्त हो जाता है और सुनीता नेहा के पास आती है। बेटा अब तो तुम ठीक हो, कुछ आराम लग रहा है क्या? हाँ माँ, मैं अब ठीक हूँ। अब तुम भी जाकर सो जाओ, सुबह तक मैं ठीक हो जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, मैं यहीं तेरे पास सोऊंगी आज। रात में अगर तेरी तबीयत खराब हुई तो कोई तो पास में होना चाहिए ना। हाँ माँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, आप यहीं रुको इसके पास। कुशल, सुनीता और नेहा काफी देर तक बातें कर रहे थे, तभी नेहा के कमरे में सुधा आती है। काफी देर हो गई है, अब नेहा को सोने दीजिए आप लोग। और आप चलो, आपको तो कल ऑफिस भी जाना है ना, आप टाइम से सो जाइए। तुम पागल हो क्या? यहाँ मेरी बहन बीमार है और तुम कह रही हो कि मैं कल ऑफिस जाऊं? अरे आप मेरी बात का गलत मतलब ले रहे हैं। बस, मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है। जहां जरूरत ना हो तुम्हारे बोलने की, वहां बोला मत करो। अच्छा अच्छा ठीक है, अब लड़ाई मत कर, जा जाकर सो जा। माँ की बात सुन कुशल वहां से उठकर अपने कमरे में चला जाता है। बहू तुम उसकी बात का बुरा मत मानना, नेहा को लेकर वो ज्यादा परेशान है। इसके बाद सभी लोग सो जाते हैं,
लेकिन सुनीता पूरी रात नहीं सोती और नेहा को देखने के लिए पास की कुर्सी पर बैठे बैठे ही उसकी आंख लग जाती है। और जब नेहा अपनी माँ को ऐसे देखती है तो रोते हुए कहती है, माँ, आप मेरे लिए पूरी रात नहीं सोई। ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इसकी क्या जरूरत थी माँ? माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी जरूरत पड़ने पे नहीं करती, वो तो बस करती रहती है, क्योंकि माँ अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। नेहा भी अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन नेहा की शादी अमित के साथ हो जाती है। अमित एक बहुत अच्छा और समझदार लड़का था। नेहा भी अपने ससुराल में बहुत खुश थी। शादी के कुछ दिन बाद नेहा का बहुत मन होता है अपने मायके जाने का, तो वो अपनी सास से पूछती है, माँ जी, मेरा बहुत मन हो रहा है कि मैं अपने मायके घुमाऊं। अगर कोई दिक्कत ना हो तो मैं कल चली जाऊं। अरे नेहा, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? वो तुम्हारा ही घर है। तुम्हारा जब मन हो तुम जा सकती हो। इसमें किसी से पूछने की क्या जरूरत है? हाँ बहू, तुम्हें मायके जाना है तो जाओ, चाहो तो अमित ही तुम्हें छोड़ आएगा। ये सुनकर नेहा बहुत खुश होती है और अपना सामान पैक करने लगती है। साथ ही साथ अपनी माँ को कॉल भी करती है। माँ कैसी हो आप? भैया भाभी कैसे हैं? अरे कुछ नहीं बेटा, जब से तुम गई हो ना, न जाने तबीयत को क्या हो गया है, ठीक ही नहीं हो रही। माँ तुम अब चिंता मत करो, मैं कल आ रही हूँ तुमसे मिलने और जल्दी ही मैं तुम्हें ठीक भी कर दूंगी। सच में बेटा, मैं तो तेरे आने की बात से ही ठीक हो गई हूँ। अगला दिन भी आ जाता है और नेहा बस अपने मायके जाने के लिए निकल रही होती है कि पड़ोस में रहने वाली कमला कविता से कहती है, क्या बात है कविता बहन, कहीं घूमने जा रही हो क्या? नहीं नहीं, वो तो मेरी बहू अपने मायके जा रही है, तो बस उसे छोड़ने जा रही हूँ। अरे कविता बहन, आप भी क्या अनर्थ करने जा रही हो? क्यों? आप ऐसा क्यों बोल रही हो? ऐसा क्या कर दिया मैंने? अरे बहन, अभी 1 महीने तक खरवास है, इसमें लड़की अपने मायके नहीं जाती। अगर गई ना तो कुछ न कुछ अनर्थ हो जाता है। अरे ये सब कहने की बात होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखो, मेरा काम था तुम्हें बताना, अब तुम मानो या ना मानो। बहू तुम चिंता मत करो, तुम आराम से अपने मायके हो आओ। नहीं माँ, अब नेहा कहीं नहीं जाएगी। अरे तुझे क्या हो गया? ऐसे क्यों मना कर रहा है बहू को जाने से? माँ, अगर सच में कोई अनर्थ हो गया तो? अभी रहने दो ना, अगले महीने चली जाएगी। जाएगी तो नेहा, अपने घर ही तो जाना है, 1 महीने बाद ही सही। अमित की बात सुनकर नेहा उदास हो जाती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। तभी सुनीता का फोन आता है। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? नेहा अभी जो हुआ वो सब अपनी माँ को बताती है। अरे कोई बात नहीं बेटा, दामाद की बात भी मान लेनी चाहिए, तो अगले महीने आकर मिल लेना। नेहा काफी उदास हो जाती है और अपने घर के कामों में लग जाती है। धीरे धीरे शाम हो जाती है। तभी अचानक नेहा को अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है। नेहा जल्दी से हॉल में जाती है, जहाँ उसका परिवार वहीं पर हॉल में सबके साथ बैठा था। भैया आप यहाँ? तू अगर हमारे पास नहीं आ सकती तो क्या हुआ, हम तेरे पास आ गए। नेहा अपने परिवार को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अब तो तू खुश है ना बेटा? माँ, आपको कैसे पता चला कि मैं नहीं आने की वजह से उदास हो गई थी? अरे मैं तेरी माँ हूँ, तेरे बारे में तुझसे भी ज्यादा जानती हूँ। आप दुनिया की बेस्ट माँ हो। नेहा अपने परिवार के साथ वक्त बिताती है। अगले दिन सब चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और निकल जाते हैं और एक दिन नेहा के मायके से खबर आती है कि नेहा की माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर नेहा के ऊपर जैसे पहाड़ टूट पड़ा था, लेकिन नेहा ने खुद को संभाल लिया और कुछ दिन और बीत गए। नेहा, क्या हुआ? आजकल तुम बहुत उदास रहती हो। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, वो बस ऐसे ही मन ही नहीं लगता किसी चीज़ में। बहू हम जानते हैं कि तुम क्यों उदास हो, लेकिन एक माँ के जाने से पूरी दुनिया से मुंह फेर लेना भी तो सही नहीं है। मुझे माफ करना नेहा, काश मैंने तुम्हें उस दिन जाने से नहीं रोका होता, तो शायद ये सब नहीं होता। तुम अपनी माँ के साथ और ज्यादा वक्त बिता पाती। उन सब बातों का अब कोई मतलब नहीं है। जिसको जाना था वो तो चली गई मुझे छोड़ के। अब क्या फ़ायदा पुरानी बातों को याद करके। बहू तुम एक काम करो, कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाओ, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा।
माँ के बिना कैसा मायका। अब क्या करूँगी वहाँ जाके। अब वहाँ मेरी माँ नहीं है। नेहा, ऐसी बात नहीं करते। वो अभी भी तुम्हारा ही मायका है, तुम्हारा अपना घर, जहाँ तुम्हारा परिवार है। जाओ अमित, तुम नेहा को उसके मायके छोड़ाओ। बहू तुम आराम से कुछ दिन वहाँ रह कर आओ, जब तक तुम्हारा मन करे। फिर अमित तुम्हें ले आएगा। अमित नेहा को कुशल के घर छोड़ाता है। अपनी बहन को घर आता देख कुशल भी खुश हो जाता है। कितने दिन हो गए थे तुझे देखे हुए बहन। माँ के जाने के बाद तूने तो मुझे भुला ही दिया था। भाई अगर मैं नहीं आ रही थी तो आप ही आ जाते मुझे लेने के लिए, जैसे आप पहले आया करते थे जब माँ थी। अरे नेहा, क्या बताऊं, माँ के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर आ गई और मैं कामों में ऐसा बिजी हो गया कि फ्री ही नहीं हो पाया। चल कोई नहीं, अब तू आ गई है ना, हम पहले के जैसे मस्ती करेंगे। आओ नेहा, फ्रेश हो जाओ, खाना बना है, आकर खा लो। जी भाभी, बस अभी आई। नेहा अपने उसी पुराने कमरे में जाती है जहां उसकी और उसकी माँ की बहुत सारी यादें थी। नेहा फ्रेश होकर उदास मन से खाने के टेबल पर आकर बैठती है। सुधा खाना परोसती है तो वो टिंडे की सब्जी थी जो नेहा को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ये क्या भाभी, आपने टिंडे की सब्जी बनाई? आपको पता तो है कि मुझे ये पसंद नहीं है। नेहा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तुम्हारे भैया को बताया था कि आज नेहा आ रही है, कुछ अच्छा बना लेंगे, लेकिन आते वक्त ये सब्जियां लेना ही भूल गए। तो जो रखा था मैंने वही बना दिया। नेहा, खा के तो देख, सब्जी बहुत अच्छी बनी है। और वैसे भी हर बार क्या अच्छा बनाया जाता है। मैंने सोचा इस बार अपनी प्यारी बहन को कुछ सिंपल सा खाना खिलाऊंगा। वैसे भी ये तेरा अपना ही घर है, जैसा माँ के वक्त था वैसा ही। तो अब तुझे जो भी चाहिए तो अपने हिसाब से बनवा लेना। नेहा अपना मन मारकर खाना खा लेती है। खाने के बाद सब सोने चले जाते हैं। अगली सुबह नेहा किचन में नाश्ता बना रही थी। भाभी, भाभी कहाँ हो आप? जरा किचन में तो आओ। हाँ बोलो, क्या हुआ? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस नाश्ते में पोहे बना रही हूँ। मुझे नमक नहीं मिल रहा है, कहाँ रखा है, मुझे दे दो ना। अरे वो तो मैं दे दूंगी, लेकिन ये तुम पोहा बना किस में रही हो? कढ़ाई में क्या डाला हुआ है? तेल तो नहीं लग रहा ये। भाभी देसी घी है ये, मैं हमेशा ना देसी घी में ही बनाती हूँ। अरे पहले की बात अलग थी, अब की बात अलग है। और देसी घी इतना फालतू नहीं है कि पोहे में डाला जाए। आगे से सामान लेने से पहले मुझसे पूछ लेना। ऐसे ही कुछ भी मत बनाने लग जाया करो। अब इतना देसी घी वेस्ट हो गया ना। ठीक है भाभी, आगे से ध्यान रखूंगी। नेहा दुखी मन से अपने कमरे में चली जाती है और रोने लगती है। जब तक मेरी माँ यहाँ थी किसी ने मुझे किसी काम के लिए रोका टोका नहीं। अब मेरी माँ के ना होने पे मुझे किचन तक जाने की मनाही। माँ तुम ऐसे क्यों चली गई मुझे छोड़ के? तुम्हारे बिना घर घर ही नहीं लगता। वापस आ जाओ तुम। नेहा किसी तरह कुछ दिन उदास मन से मायके में गुजार लेती है, क्योंकि कुशल हर तरह से कोशिश करता है नेहा को खुश रखने की। लेकिन एक दिन नेहा की तबीयत खराब हो जाती है। क्या हुआ नेहा, तबीयत कैसे खराब कर ली तुमने? मैंने कहा था ना इतना मत सोचो, खुश रहा करो, लेकिन तुम सुनती कहाँ हो मेरी। कोशिश तो करती हूँ भैया। अच्छा ठीक है, तो अब सो जा, कल चलते हैं डॉक्टर के पास। आज डॉक्टर कहीं बाहर गया हुआ है। वैसे भी इतनी रात में डॉक्टर आने में बहुत नखरे करते हैं। नेहा कुछ चाहिए होगा तो आवाज लगा देना, हम यहीं हैं। अब सो जाओ तुम। और हाँ सुधा, कल तुम याद से नेहा को डॉक्टर के पास ले जाना और अच्छे से दिखाना। यह जल्दी ठीक हो जानी चाहिए। क्यों, कल आप नहीं चलोगे डॉक्टर के पास? अरे तुम्हें पता है ना, कल एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मैं वो मीटिंग नहीं छोड़ सकता, इसलिए तुम्हें कह रहा हूँ नेहा के साथ जाने के लिए। कोई बात नहीं भैया, आप मीटिंग में जाओ, मैं भाभी के साथ चली जाऊंगी। देखा मेरी बहन कितनी समझदार है। नेहा, ये घर हमेशा ऐसा ही रहेगा जैसा माँ के वक्त था। मैं तुझे वैसे ही प्यार करूंगा जैसा पहले किया करता था। माँ के जाने के बाद भी इस घर में तेरे लिए कुछ भी नहीं बदलेगा। ऐसा कहकर सुधा और कुशल वहां से चले जाते हैं और नेहा मन ही मन कहती है, माँ अगर आप इस वक्त यहाँ होती तो मुझे ऐसे दर्द में छोड़कर नहीं जाती। वापस आ जाओ माँ, मेरा मन नहीं लगता इस घर में आपके बिना। नेहा दर्द में अपनी माँ को याद करते करते सो जाती है और अगले ही दिन अपने ससुराल जाने को कुशल से कह देती है। क्या बात है नेहा, तुम अभी तो आई हो, वापस क्यों जा रही हो ऐसे? भैया
माँ के बिना अब ये घर मुझे अपना नहीं लगता। अरे नेहा मेरी बहन, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दे, लेकिन ऐसे मत जा। कुछ दिन और रुक जा, फिर देख मैं इस घर को पहले जैसा ही बना दूंगा जैसा माँ के वक्त था। बस एक मौका दे दे मुझे बहन। नहीं भैया, आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन सच्ची कहा है किसी ने, बिना माँ के मायका मायका नहीं रह जाता। ऐसा कहकर नेहा अपने ससुराल वापस आ जाती है और अमित उससे कहता है, नेहा, तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई अपने मायके से? माँ के जाने के बाद वो घर अब मायका नहीं रह गया, इसलिए मेरा मन ही नहीं लगा और मैं वापस आ गई। हीना अपने पति सचिन और सास ससुर के साथ मौजपुर गांव में रहती थी। एक दिन हीना पुरानी फिल्म खुशबू देख रही होती है। उस फिल्म की हीरोइन अपने परिवार से तुकबंदी में बात करती है। हीना को ये बात बहुत ही आकर्षित करती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अनोखा अंदाज है बात करने का। अगर मैं भी कोशिश करूं तो ऐसे ही बात करना सीख सकती हूँ। हीना धीरे धीरे तुकबंदी का अभ्यास करती है और अपने परिवार से तुकबंदी में ही बातें करने लगती है। पहले तो सब हीना की इस तुकबंदी की आदत को मजाक में लेते हैं। बहू, नाश्ता तैयार है? मम्मी जी, आज पराठे के संग अचार है। पराठा और अचार? वाह, क्या बात है बहू। तो इसी बात पर मैं आपको धन्यवाद कहूँ? ये किस तरह से बात कर रही है तू? तुकबंदी की तैयारी है शुरू। तुकबंदी? जी माँ जी। सास हंसने लगती है। अच्छा अच्छा, ला नाश्ता करा दे। बस अभी लाई पराठे। हीना रसोई में चली जाती है। ये इतना भी मुश्किल काम नहीं, बस वाक्य बनाने हैं मुझे सही। हीना अब जब भी किसी से बात करती तो तुकबंदी में ही बात करती। हीना जल्दी करो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। थोड़ा सब्र करो, खाना अभी बन रहा है। आज इतनी देर कैसे हो गई? आज मैं सुबह देर सो गई। ओफो, अब बस भी करो, ये तुकबंदी बहुत हो गया। ये लो, आपका टिफिन भी पैक हो गया। मैं जा रहा हूँ ऑफिस, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। जल्दी ऑफिस से आइएगा, कितना बिजी रहे हैं आप पूरे हफ्ता। सचिन मुस्कुराकर चला जाता है। हीना की तुकबंदी की आदत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि अब वो केवल घर वालों से ही नहीं बल्कि बाहर वालों से भी तुकबंदी में ही बातें करने लग जाती है। हीना एक दिन दूध वाले से तुकबंदी में बातें कर रही होती है। हम झूठ बोल रहे हैं क्या? एकदम ठीक हिसाब लगाया है दूध का। आप चाहो तो खुद ही हिसाब लगा लो। देखो भैया, आप अपनी जबान संभालो। अरे मैडम, हमने अब ऐसा क्या कह दिया? यही कि हमने आपकी ईमानदारी पर शक किया। दूध वाले को समझ में नहीं आता कि हीना ऐसे क्यों बातें कर रही है। आप जितना बनता है उतना ही पैसा दे दीजिए। हाँ हाँ, ये लीजिए। हीना की सास ये सब देख रही होती है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उसकी बहू बाहर वालों से इस तरह से बातें करे। हीना, इधर आओ। जी माँ जी, क्या काम है बताओ। अरे बहू, हम सबके साथ तो ठीक है, पर कम से कम बाहर वालों के साथ तो तुकबंदी में बात मत किया कर। क्यों माँ जी, बाहर वालों से तुकबंदी में कैसा डर? ओहो, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अरे माँ जी, आपको नहीं पता मेरे अंदर छुपा एक कलाकार है। अच्छा बाबा, अच्छा ठीक है, पर याद है ना आज रात खाने पर तुम्हारी ननद और जीजा आ रहे हैं? हाँ वो तो याद है, पर माँ जी हम खाने में क्या बना रहे हैं? वो तो अभी सोचा नहीं। माँ जी सोचे बिना तो कुछ होता नहीं। ओफो बहू, बस भी करो अब, नहीं तो मेरा बीपी बढ़ जाएगा। सास बहू के आगे हाथ जोड़ लेती है। अरे माँ जी, आज की पार्टी में खूब मजा आएगा। शाम को हीना की ननद रीतू और उसके ससुराल वाले खाने पर आते हैं। सब हंसकर बातें कर रहे होते हैं। इतने में रीतू का बेटा पिंटू भागते भागते टेबल पर रखा लैंप तोड़ देता है। पिंटू बेटा, ऐसे शैतानी नहीं करते। तुकबंदी की बुरी आदत के कारण हीना जवाब दिए बिना नहीं रह पाती, पर इस बार उसकी तुकबंदी उसी पर भारी पड़ जाती है। चलो पिंटू, इधर आओ, यहाँ बैठो। अरे रीतू, हमारा इतना अच्छा लैंप तोड़ दिया उसने, जरा उसको जोर से डांटो।
हीना की बात सुनकर सब चौंक जाते हैं। सचिन किसी तरह बात संभालता है। अरे कोई नहीं, हीना बच्चों से तो गलती हो जाती है ना। हाँ, और ऐसे ही तो फिर उनकी आदत बिगड़ जाती है ना। ये सुनकर रितु को गुस्सा आ जाता है। भाभी, आप कहना क्या चाहते हो कि हम पिंटू की सही परवरिश नहीं कर रहे? और नहीं तो क्या, कितना शैतान है, अब हम अपने मुंह से क्या कहें? भाभी, एक तो आप अपनी ये तुकबंदी बंद करो। रितु, अब तुम अपनी हद में रहो। बस बहुत हो गया। भैया, आप कुछ कहते क्यों नहीं? क्योंकि वो तुम्हारे पति जैसे जोरू के गुलाम नहीं। हीना ये बोलकर चुप हो जाती है और रितु के पूरे परिवार को बहुत गुस्सा आता है। रितु का पति बोल पड़ता है। चलो रितु, यहाँ हम अपनी बेइज्जती कराने नहीं आए हैं। हाँ हाँ, जाइए जाइए, आप तो बस अपनी महंगी कार दिखाने लाए हैं। हीना को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने जोश में आकर कुछ ज्यादा ही बोल दिया और तुकबंदी के चक्कर में सारी बातें सच सच बता दी। रितु और उसके घर वाले वहां से जाने लगते हैं। अरे आप लोग तो बुरा मान गए, मैं तो बस तुकबंदी कर रही थी। तुकबंदी की आड़ में आपने हमारी बेइज्जती कर दी भाभी। हाँ। वो सब चले जाते हैं। बहू, आज तेरी इस तुकबंदी के चक्कर में हमारी कितनी बेइज्जती हो गई। हाँ हीना, तुम क्या थोड़ी देर चुप नहीं बैठ सकती थी? मुझे माफ कर दीजिए आप लोग, मेरे दिल में जो था वो बस तुकबंदी की वजह से निकल गया। हीना से उसके परिवार वाले बहुत गुस्सा हो जाते हैं। हीना को अपनी इस तुकबंदी करने की वजह से बहुत भुगतना पड़ता है, पर इस हादसे के बाद वो अपनी तुकबंदी की आदत भूल जाती है और धीरे धीरे घर वाले भी उसे माफ कर देते हैं। उज्ज्वला अपने बेटी विजय और बहू मानसी के साथ जमुनापुर नगर में रहती थी। एक बार की बात है, रात के खाने के बाद मानसी विजय के पास गई और बोली, सुनिए जी, आज ना मेरा मीठा पान खाने का बहुत मन कर रहा है। अच्छा, अभी ले आता हूँ। विजय मानसी के लिए पान ले आता है। मानसी जैसे ही पान देखती है, उसके मुंह में पानी आ जाता है और वो पान खाने लगती है। सुनिए जी, क्या सूंघू इस वक्त? मैं कोई कुत्ता थोड़ी ना हूँ। अरे सुनिए कह रही हूँ, सूंघिए नहीं। अरे तुम पहले पान खत्म कर लो मुंह का, तब बात करना। अब भी ना। मानसी पान का आनंद ले रही होती है, तभी उसकी सास उसे आवाज देती है। अरे मानसी, जरा बाहर तो आना। मानसी पान चबाते हुए अपनी सास के पास चली जाती है। मुंह में पान होने की वजह से मानसी ठीक से बोल नहीं पाती। जी माजी। काजी? माजी, वो मैं पान खा रही हूँ ना। क्या? अरे मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम कह क्या रही हो। अब बोलिए मम्मी जी। घोलिए। क्या घोलूं इस वक्त? मम्मी जी रुकिए। मानसी पान थूक कर आती है और तभी बाथरूम में विजय आ जाता है। विजय देखता है कि टाइल्स पर पान के दाग लगे हैं। छी, ये मानसी भी ना, पान थूका पर साफ भी नहीं किया। विजय गुस्से में मानसी के पास जाता है। सुनो मानसी, तुमने पान खाया कोई बात नहीं, पर कुल्ला करने के बाद कम से कम वॉश बेसिन तो साफ कर दो। पूरे छींटे लगे हैं वहां पर। हाँ ठीक है ना, तो इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है? अगले दिन मानसी को फिर पान खाने की इच्छा होती है, तो वो पान लेकर आती है और खाने लगती है। वो दिन भर पान चबाती रहती है। एक दिन उसकी सास कहीं बाहर जा रही थी। अरे मम्मी जी, कहाँ जा रही हैं? ओफो बहू, इतना पान मत चबाया करो, दांत खराब हो जाएंगे तुम्हारे। अरे मम्मी जी, कुछ नहीं होगा। तभी मानसी के मुंह से पान की कुछ छींटे उसकी सास की साड़ी पर गिर जाती है। हे भगवान, ये क्या किया तुमने? मुझे बाहर जाना था और तुमने मेरी साड़ी ही खराब कर दी। अरे सॉरी मम्मी जी, मैंने जानबूझकर थोड़ी ना खराब करी है। तुम भी ना मानसी, हद करती हो। मेरी इतनी अच्छी साड़ी खराब कर दी। अब इसके दाग पता नहीं जाएंगे भी या नहीं। मुझे कपड़े बदलने पड़ेंगे। उफ। मानसी की इस पान खाने वाली आदत से सभी परेशान थे।
पर मानसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी पान खाने वाली आदत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि अब वो दिन भर पान ही खाती रहती थी। एक दिन मानसी बाहर जाने के लिए तैयार हो रही थी तो अचानक से उसके दांत में दर्द हुआ। मर गई रे। इतना दर्द क्यों हो रहा है दांत में? क्या हुआ मानसी, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? अरे क्या बताऊं, दांत में इतना दर्द हो रहा है कि मुझसे तो तैयार भी नहीं हुआ जा रहा है। दांत में दर्द? जरा अपना मुंह तो खोलो। मानसी अपने दांत दिखाती है तो उसके दांत बिल्कुल ही पीले पड़े हुए थे। मानसी, तुम्हारे दांत तो बिल्कुल खराब हो गए हैं। क्या? हाँ, दिन भर जो इतना पान खाती हो ये उसी का नतीजा है, और शायद तुम्हें दर्द भी इतना मीठा पान खाने की वजह से ही हो रहा है। नहीं नहीं, मैं इतना पान कहाँ खाती हूँ। तभी वहाँ उसकी सास आ जाती है। हाँ हाँ, दिन के बस 10-12 पान खाना तो आम बात है तुम्हारे लिए। वो तो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मुझे हिसाब ध्यान नहीं रहता। हाँ, तो उसी का तो नतीजा है कि तुम्हारे दांतों में इतना दर्द हो रहा है। ठीक है मम्मी जी, आज से पान खाना बंद। और आखिरकार मानसी को अपनी पान खाने की आदत को छोड़ना ही पड़ता है। अरे बहू, ये मछली घर क्यों ले आई घर में? अरे माँ जी, इसे एक्वेरियम कहते हैं और ये इसलिए लाई हूँ ताकि मछलियों को उनका घर मिले। अरे उनका घर तो तालाब, नदी या समंदर में होता है। माँ जी, मुझे मछलियों से बहुत प्यार है। अरे ठीक है बेटा, वैसे आज शाम को खाने में क्या बनेगा? फिश करी। हैं? मछलियाँ बनेंगी? हाँ माँ, मुझे ना फिश करी खाने से बहुत प्यार है। बहू को नॉनवेज खाने का बहुत शौक था। सास थोड़ी मॉडर्न थी तो उन्होंने बहू को कभी इसके लिए टोका नहीं, जबकि उनके घर में कभी कोई मांसाहारी नहीं रहा। वाह माँ जी, क्या फिश करी बनाई है मैंने। आप भी क्या ये घास फूस खाती रहती हैं? जिसने जीवन में नॉनवेज नहीं खाया, समझो उसका जीवन अधूरा रह गया। अरे नहीं बेटा, ना मुझे नॉनवेज पसंद है, ना मैं किसी की हत्या करके उसे खा सकती हूँ। अरे माँ जी, मैंने थोड़ी ना हत्या की है। हत्या तो मछली पकड़ने वाले ने की है, मैं तो बस खा रही हूँ। सास चुपचाप अपने खाने में लग जाती है और बहू की कही इस बात को भूलने की कोशिश करती है। एक दिन बहू के कुछ दोस्त घर आते हैं। माँ जी, सब तैयारी कर ली है ना? हाँ बेटा, मैंने काम वाली को भी बता दिया था, तो उसने भी बढ़िया पनीर बनाने का सोचा है। तेरे दोस्त तो खुश हो जाएंगे। अरे नहीं नहीं माँ जी, खाना तो मैं ही बनाऊंगी। अरे पर बेटा, तुझे भी पता है तू पनीर नहीं बना सकती। वही तो, मैं मटन बनाऊंगी। मतलब बकरा? हाँ माँ जी, मुझे ना अल्लाह मटन। लेकिन उस दिन तो कह रही थी कि बकरे की बलि बंद होनी चाहिए, तूने फेसबुक पर भी डाला था। माँ जी, फेसबुक और असल जिंदगी में अंतर होता है, और मैं बलि थोड़ी ना दे रही हूँ, मैं तो बस बना के खा रही हूँ। अरे पर बेटा। उफ़ो माँ जी, बहुत काम पड़े हैं, बात तो हम फिर बाद में भी कर सकते हैं। सास घर के दूसरे कामों में लग जाती है। शाम को बहू के दोस्तों का अच्छे से स्वागत होता है और बहू खाने के वक्त उन्हें मटन परोसती है। वाह यार रुचिता, तेरे हाथ पे तो जादू है। थैंक यू। लेकिन सच कहूँ, थैंक यू तो उस बकरे को बोलो जिसने तुम्हारे पेट के लिए अपनी गर्दन कटवा ली। बहू की बात सुन के सास के अलावा सब हंसते हैं। अरे आंटी, आप मटन नहीं लेंगी? अरे सासू माँ को बकरा पसंद नहीं है। अरे मुझे तो बहुत पसंद है बेटा, और इसीलिए तो नहीं खा रही। बात सही है, पर शेर लोग मांस खाते हैं, घास नहीं। अरे बाबा, क्या बात बोली है तुमने मेरी शेरनी। सब हंसने लगते हैं।
माँ जी प्लेट में अपना सर झुकाए खाना खाती रहती है। बेटे को अच्छा नहीं लगता कि उसकी माँ की बात का ऐसा मजाक बनाया जाए, लेकिन वो पत्नी के दोस्तों के सामने कुछ बोल के माहौल बिगाड़ना नहीं चाहता। कुछ दिन बाद बहू फिर नॉनवेज बनाती है। अरे बेटा, आज पूर्णिमा का दिन है, आज हमारे यहाँ ये सब नहीं बनता। बाकी दिन तुम भले ही खा लो। माँ जी, ये मेरी चॉइस है। अरे बेटा, पर घर मेरा भी है। हम साथ हैं तो एक दूसरे की चीजों का और संस्कारों का ध्यान रख के घर चलाना पड़ेगा ना। माँ जी, चिकन बना है, आई लव चिकन, मैं तो खाऊंगी ही, ऐसे नहीं छोड़ सकती। ठीक है बेटा, खा ले। वैसे भी अब ये घर ज्यादा तुम्हारा ही है, जैसे तुम इसे रखो, तुम्हारी मर्जी। माँ जी, मुझे नॉनवेज खाने से प्यार है, आपको हमेशा उस पे कोई दिक्कत क्यों रहती है? बहू, मैं गांव में रहती थी, वहाँ बकरों की बलि देते थे। मेरी आत्मा कांप जाती थी उन्हें मिनमिनाते हुए सुन के। मेरे घर भी बकरी होती थी। एक दिन बकरी ने एक मेमना दिया, बहुत प्यारा था वो। मैं दिन भर उसके साथ खेलती, पर एक दिन बाबा ने उसे बाजार में बेच दिया। जब मैं उसे ढूंढते हुए बाजार गई तो वो कसाई उसे काटने वाले थे। मैं कुछ नहीं कर पाई। तब से मुझे हर जानवर के लिए एक दया का भाव रहता है कि कैसे हम उनसे बिना पूछे उनकी जान ले लेते हैं। अच्छी लगी मुझे कहानी। आपके पोते और पोती खुश रहेंगे जब भी होंगे तो। आप कहानी वैसे अच्छी सुनाती हो। बहू सास की कहानी का संदेश नहीं समझती और वहाँ जाके चिकन खाने चली जाती है। अगले दिन बेटा बहू से कहता है, तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, बोलो क्या चाहिए। जो मर्जी हो, गिफ्ट मांगे थोड़ी ना जाते हैं। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी सी बिल्ली लेकर आऊंगा, जिससे तुम दिन भर खेला करोगी। अरे वाह, मुझे जानवरों से बहुत प्यार है, आई लव एनिमल्स। अच्छी बात है, तो अब उस बिल्ली का नाम सोच के रखना। आई लव यू, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत प्यार है मुझे तुमसे। तभी सास बेटे के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अरे नहीं नहीं, मैं अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी। मेरे बेटे को कुछ मत करना बहू, उस तक जाने से पहले तुम्हें मेरा सामना करना पड़ेगा। अरे आपको क्या हो गया माँ जी? माँ, क्या हुआ, ऐसा क्यों बोल रही हो? अरे बेटा, अभी इसने बोला ना कि आई लव यू, तो बहू जिस चीज से प्यार करती है उसको खा जाती है काट के। आई लव चिकन बोल के मुर्गा खा गई, आई लव मटन बोल के बकरा खा जाती है, और आज तुमको आई लव बोल दिया है, अब कल तुमको भी बना देगी खाने के लिए। बहू को सास की बात समझ में आ जाती है। आ, आ, समझ गई माँ जी, अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि मुझे जानवरों से प्यार है, और अगर बोलूँगी तो उनको खाऊंगी नहीं।